हाय चंदन। हेलो सर। तो क्या चल रहा है मार्केट में? क्या हाल है? क्या चल रहा है अभी करंट सिचुएशन में? क्या करना चाहिए? मतलब ये ऊपर नीचे हो रहा है तब से देख रहे हैं। एक मतलब एक पीक भी बना लिया, 18,600 तक पहुंच गया और फिर अचानक से इतना गिर भी गया, मतलब 16,400 तक नीचे बना लिया निफ्टी ने लो। तो 10-15% के लगभग गिर गया मेरे ख्याल से। तो क्या करें भाई ऐसी सिचुएशन में? अचानक से ऊपर नीचे इतना वॉलेटाइल क्यों हो गया है? मतलब डर सा लग रहा है अब तो लोगों को जो मार्केट में है, और जो हमारे रॉबिन हुड इन्वेस्टर्स हैं, तो उन्हें डर लग रहा है कि क्या आ, करना चाहिए। मतलब हम तो पैसा कमाने आए थे यहाँ पे, तो वो अचानक से अब ऐसा लग रहा है हाँ, कि नहीं कमा पाएंगे। क्या करना चाहिए? क्या चल तो रहा है? क्या कर रहे हैं आप आगे? मैं तो जो आपने कहा वो बात सही है कि आ, पहले मार्केट इतना चढ़ा और फिर खासकर नवंबर और दिसंबर में जो बिल्कुल करेक्शन हुआ, जो कि शुरुआत में एक रोलिंग करेक्शन लग रहा था कि शायद गिरते गिरते शायद 18,100 पर सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए। फिर ये हुआ कि 17,800 पर शायद सपोर्ट होगा, फिर 17,500 पे सपोर्ट होगा, लेकिन गिरते 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 तो बहुत ज़्यादा ही डीप करेक्शन हो गया। जो जो करेक्शन स्टार्टिंग में रोलिंग करेक्शन लग रहा था, वो होते होते एक तरीके से डीप करेक्शन हो गया और काफ़ी पैसा मार्केट से गायब हुआ है। तो अ, मुझे तो ये लगता है कि पैनिक सेलिंग हुई है, कि लोगों ने ये एक दूसरे को देख के बेचा है कि मैं ना छूट जाऊं, मैं ना रह जाऊं, ये अभी मौका है, चलो जो भी बचा खुचा प्रॉफिट है उसको बुक कर लेना चाहिए। मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स इस खेल में फंस गए और आई थिंक ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो खासकर जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये शायद इनकी प्लानिंग से हुआ है। जहां तक मुझे लगता है हम्म। कि इन्होंने काफी पैसा पंप इन करा इंडियन मार्केट्स में, करते रहे, फिर दिवाली पर भी एक पॉजिटिव टोन पर, जब दिवाली थी तो सही में दिवाली हुई, एक मार्केट अच्छे उस पे था। एक इंडिकेशन दे दिया कि मतलब उसके ऊपर जाएगा। हाँ, कि सब ठीक चल रहा है, डरने वाली कोई बात नहीं है, हाँ, मतलब इतना नहीं गिरेगा। और खरीदारी करते रहे। और फिर उन्होंने जो प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो इसमें जो पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं, कि वो लोग कुछ हद तक समझते होंगे कि ये क्या हुआ है। हाँ, जो नए लोग हैं, जो आप बोल रहे हो रॉबिनहुड इन्वेस्टर वाले, जो नए लोग हैं, उनको देखकर ये अचंभा जरूर हो रहा होगा कि ये क्या हो गया अचानक से। तो सब कुछ तो जब सही चल रहा था, सब जीडीपी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और सरकार पॉजिटिव फैसले ले रही है, कोविड भी हमने ठीक से मैनेज कर लिया, जब सभी कुछ ठीक है, तो फिर ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया। Right. तो मुझे तो यही समझ में आता है कि यस, ये जो एफआईआईज थे, और भी इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मेन जो मुझे वो समझ में आता है, क्योंकि इनका काम ही ये होता है, वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उनको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न बनाना होता है विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, कि इतने टाइम में इतना 10x रिटर्न या 100x रिटर्न 50x रिटर्न हमने निकालना ही निकालना है इंडियन मार्केट से। ऐसा वो दूसरे कंट्रीज में भी करते हैं। टारगेट तो बेस्ड हो यहाँ पर गया वही बेसिकली। हुआ है। हाँ, टारगेट बेस्ड हो गया, मतलब कि उनका जो टारगेट था वो अचीव हो गया होगा, हाँ, तो उन्होंने जो जिस मार्केट तरीके से, से हाँ, पैसा निकालना शुरू कर दिया। जो लोग जो काम इंट्राडे ट्रेडर्स करते हैं कि सुबह स्टार्ट करा, इतने पे खरीदा और इतने पर हिट होगा तो मैं बेच दूंगा। हम्म। तो मुझे लगता है एफआईआई ने वही काम करा है कि जो उन्होंने प्लानिंग करी होगी, ये सारा काम ऐसे तो नहीं हुआ होगा, प्लानिंग करी होगी कि हाँ चलो इतना पैसा पंप इन करा जाए, इतना खरीद लेना चाहिए, इतना माल उठा लेना चाहिए, और फिर उन्होंने जो है फसल काटी है। और मतलब उनका रिटेल इन्वेस्टर्स, जो काम हो गया। खासकर जो नए इन्वेस्टर्स थे, हम्म। वो इसमें आंधी में फंस गए, कि सब हर कोई बेच रहा है तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। नहीं, लेकिन फिर एक तो क्वेश्चन ये उठता है कि यार जैसे एफआईआई बेच के जा रहे हैं, उनके टारगेट पूरे हो गए, तो फिर एक तरीके से तो ये हो गया ना कि भाई अब जब एफआईआई बेच रहे हैं तो मतलब फिर अब कुछ बचा नहीं। अब टारगेट शेयर्स के भी पूरे हो गए, तो कहीं ना कहीं अब उतनी जान नहीं रहेगी, तो वो भी नीचे गिरेंगे टाइप से। तो एक ये आती है ना दिमाग तो में नए बंदों के, कि जो नए नए शुरू किए हैं अभी। वो
शुरुआत में मतलब ये जो ऊपर नीचे हुआ है, जो झटका लगा है, इसको एज अ लर्निंग लेसन लेना चाहिए कि ये स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है। और ये जो वॉलेटिलिटी होती है, पैसा इसी से बनता है। जो आप प्रॉफिट्स कमाते हो, अगर चीजें बहुत स्टेबल रहने लगेंगी, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स इतने अट्रैक्टिव क्यों हैं, खासकर बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए? क्योंकि यहाँ जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है, उनको पता है कि अगर हम इतना पैसा यहाँ डालेंगे तो परसेंटेज रिटर्न्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इतना परसेंट रिटर्न, 50%, 60%, 70% तक रिटर्न्स निकाल सकते हैं, इवन इससे भी ज्यादा, क्योंकि यह वॉलेटिलिटी बहुत है। उनको पता है कि इंडियन मार्केट है, हाँ ये 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है आराम से। इस तरीके की चीजें शायद जो बाहर के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहां पर इतनी आसानी से ना हो पाए, मतलब जो कि तुम बहुत डीप मार्केट्स हैं, वेल मतलब रिसर्च्ड मार्केट्स हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि कंपैरेटिवली जैसे बड़े मार्केट जो है काफी ग्रो हो चुके हैं मार्केट, उनके कंपैरिजन में जो अपना मार्केट है काफी छोटा है, तो इसलिए भी एक यहाँ पे वॉलेटिलिटी है, ये कह रहे हो? और हाँ ये बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इंडियन रुपी है, वो अगर उसकी तुलना करी जाए यूएस डॉलर से, यूरो से, जापानीज येन से, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर से, कनेडियन डॉलर से, तो रुपी तो एक वीक करेंसी है इनके कंपैरिजन में। तो बाहर के इन्वेस्टर्स जो हैं, ऐसी जगह पे क्यों इन्वेस्ट करेंगे जहां पर आपका जो करेंसी का मार्केट है? मतलब ग्रोथ ज्यादा ना हो वहाँ पे, और हाँ, लेकिन क्योंकि उनको एब्सोल्यूट रिटर्न्स जो होते हैं वो उतने नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर उन रिटर्न्स को परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए कि भाई अगर हमने 1 मिलियन डॉलर्स लगाए थे और 1 मिलियन डॉलर और 2 मिलियन डॉलर्स निकाल लिए, मतलब मैंने अगर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में 1 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करा और दिवाली पे के टाइम पर मैंने 2 मिलियन डॉलर निकाले मार्केट से, एज मतलब 1 मिलियन डॉलर का शुद्ध प्रॉफिट हुआ। तो सुनने में ये अमाउंट छोटा है एफआईआई के लिए कि ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अगर परसेंटेज में देखो ये 100% रिटर्न है। 100% हो गया। हाँ, मैं समझ गया। मतलब कुल मिला के बात ये है, मतलब ये कहना चाह रहे हो कि भाई ये टारगेट बेस्ड इनका रहता है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अपना ग्रोइंग मार्केट है कंपैरेटिवली, जो काफी जो स्टेबल एग्जैक्टली मार्केट है बाहर के, तो वहाँ पे इतना ग्रोथ नहीं है स्टॉक्स में, और यहाँ पे ग्रोथ है। नहीं, तो ग्रोथ नहीं, ग्रोथ वहां पर हाँ भी है, हाँ, लेकिन मतलब जो ग्रोथ है। वॉलेटिलिटी है। हाँ, करेक्ट। मतलब कि इसमें ऊपर नीचे किया जा सकता है बेसिकली मार्केट को थोड़ा, एग्जैक्टली तो वहाँ पे इतना कि तुम नहीं उनको कर पता सकते। रहता है कि इनको पता है कि बाहर के मार्केट्स इतने जल्दी हिलेंगे नहीं। हमारे वहां तो अगर आप थोड़ा सा फॉलो करते होंगे तो आप न्यूज में भी देखते होंगे कि मार्केट खुलने के पहले ही से इंडिकेशन आ जाते हैं कि अच्छा आज सिंगापुर में क्या हुआ है। सिंगापुर में भी निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी जो है, मतलब बाहर के मार्केट्स का इन्फ्लुएंस तो है हमारे वहाँ। तो इन्फ्लुएंस कौन होता है? जो थोड़ा सा 19 वाला जो खिलाड़ी होता है, जो थोड़ा सा वीकर होता है, वो अपने से बड़े खिलाड़ी से इन्फ्लुएंस होता है ना, कि हाँ अच्छा उन मार्केट्स में ये हो रहा है, अच्छा तो फिर आज बाहर अगर ये हुआ है तो हमारे वहां भी इसकी जो चिंगारियां तो हमारे वहां भी गिरेंगी इसकी। हमारे वहां भी अगर वो बाहर के मार्केट्स गिरे तो हमारे वाले भी गिरेंगे, क्योंकि हमारा मार्केट ही उतना ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है उनके कंपैरिजन में। और बाहर के प्लेयर्स को ये बात समझ में आती, जो भी कोई भी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होता है वो ये बात जानता है कि जो प्रॉफिट बनेगा स्टॉक मार्केट से वो बनेगा वॉलेटिलिटी की वजह से। अदरवाइज चीजें अगर वही हाँ स्टेबल रहेंगी कि हर ही हाँ, साल 10% का रिटर्न आ रहा है, तो फिर इसमें मजा क्या है? 8-10% का रिटर्न है तो फिर मतलब कि जैसे कि और स्टेबल मार्केट्स में तो कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, तो उनका टारगेट ये है कि लोग भाई टारगेट अचीव हुआ, पंप किया तो पैसा, हम्म, तो और भी चीजें, और भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर उससे वॉलेटाइल ज्यादा हो जाता है मार्केट। ओके। तो ये वॉलेटिलिटी ही तो है जो आपको खरीदने और बेचने का मौका देती है कि बताओ अभी प्राइसेस गिरे हो, बताओ अब सोचो क्या करना, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो उस समय यू हैव टू टेक अ कॉल, उस समय आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है। तो ऐसे ही वॉलेटिलिटी तो काम तो, चलता है। आप या वो आप तो सही, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। नहीं वो तो सही कह रहे हो आप सस्ता तुम, बट जैसे हम ये इतना ड्रॉप देख रहे हैं अब मार्केट में, तो ऐसे समय में तो फिर एक डर भी बैठ जाता है ना यार, ये बेच बाच के अब सब बोरी बिस्तर बांध के निकल लिए,
तो फिर ऐसे अरे तो कोई हमारे कहीं जा साथ। नहीं रहा है, अच्छा, मतलब कोई लूट कहीं जा जाएंगे नहीं रहा है। यही हमारे यही हम। एफआईआईज वापस आएंगे। एक देखो, मुझे लगता है इनके विड्रॉ करने का एक कारण और भी है कि ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड होती है, इसको धीरे धीरे इसकी टेपरिंग होगी। और बाहर की गवर्नमेंट्स भी इस चीज को रियलाइज करती हैं, जैसे यूएस में वहाँ की गवर्नमेंट्स रियलाइज करती हैं कि जब पेंडेमिक का टाइम था, खासकर पिछले साल जो 2020-21 का जो टाइम था, तो जिस जिस जो ये एक्स्ट्रा पैसा इन कंट्रीज ने अपने मार्केट में पंप किया है लोगों को बचाने के लिए कि इकोनॉमिकली लोग बर्बाद ना हो जाएं, तो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा पैसा पंप किया है मार्केट में। जैसे कि मैं उसका देख रहा था यूएस में कि यूएस गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वगैरह बड़ी कंपनीज के बॉन्ड्स खरीदे हैं, जो कि अच्छा। डेट इंस्ट्रूमेंट होता है एक। वो हम्म। बॉन्ड्स खरीदे हैं। वो क्यों खरीदे? इसीलिए कि यार कि ये हमारे जो फ्लैग बेयरर जो बड़ी कंपनीज हैं, अगर यही क्रैश कर जाएंगी या इनको किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट होता है और वो मार्केट को फिर वो तहस नहस कर देगा। और एक कदम वहां की सरकार ने ये उठाया। दूसरी चीज जो आप भी जानते होंगे कि कई लोगों को वहां पर उसके चेक्स आते थे, क्या बोलते थे उनको, जो हर महीने $2000 कुछ हाँ, स्टेट्स में किया गया था, पूरे बेरोजगारी यूएस में तो भत्ता नहीं। टाइप से, बेरोजगारी भत्ता समझ। हाँ, उस टाइप से। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा अपने अपने मार्केट में, आपने डोमेस्टिक मार्केट में डाला है लोगों को बचाने के लिए, बिजनेसेस को बचाने के लिए, लोन सस्ते कर दिए गए थे बैंक्स वाले। हमारे वहां भी ये चीज हुई थी कि बैंक जो है कह रहा है कोई भाई कोई लोन लेने ही नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है। मैं प्राइवेट समझ गया, बैंक्स बोल रहे लेकिन हैं कि कोई चलो, मतलब एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये उठता है कि ठीक है, उनके मार्केट में जो हुआ, मतलब तुम बता रहे हो कि बॉन्ड वॉन्ड सरकार ने खरीदे और थोड़ा उनको बेरोजगारी भत्ता दिया, पैसे बांटे मतलब सरकार ने, तो फिर उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है यार? मतलब हमारा उससे फर्क मार्केट ये में। पड़ रहा है कि उस ये जो है एक बड़ा रीजन ये बनता है कि अब सरकार वहां पर जो है, हम्म, वहां की सरकारें जैसे यूएस गवर्नमेंट जो है बॉन्ड की रिटर्न्स को बढ़ा रही है कि धीरे धीरे जो बॉन्ड शायद उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, जो बॉन्ड सस्ता कर दिया गया था, वो बॉन्ड अब जो 9% रिटर्न देता था, वो शायद अब उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 10, 11, 12% कर दिया जाएगा। अच्छा, और ये मतलब एक पहली बार नहीं करा जा रहा है। हम्म, ये तरीका होता है पैसे को रोकने का हम्म, कि फ्री मार्केट में पैसा फ्री फ्लोटिंग ना हो, कि किसी से किसी को भी लेंड कर रहा है कोई कहीं, उसको अट्रैक्टिव बना दो बॉन्ड्स को कि यार तुम ऐसा क्यों नहीं करते, आप हमारे बॉन्ड्स खरीदिए ना, यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड खरीद लो ना। हम्म। और ये बहुत लुक्रेटिव होता है। और इसका जो भाई, इससे बड़ी तो कोई गारंटी नहीं ना कि आपका पैसा तो सेफ है सरकार हाँ, के पास है। मतलब कि ये तो तो सरकारी एफआईआईज यहाँ से सरकार की पैसा निकाल गारंटी के, है। सरकार की गारंटी हो गई और एफआईआईज यहाँ फिक्स से, रिटर्न हो गए। हम्म, एग्जैक्टली exactly। तो ये तो ऐसी चीज होगी, इसको कौन कौन छोड़ेगा? मतलब ये इवन कोई भी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो तो कहेगा अरे ये तो मेरी पहली प्रायोरिटी है, तो वो और जगह से मार्केट से पैसा निकाल के उधर पैसा लगाते हैं। तो यही चीज वो यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे वहां से जो उन्होंने पैसा विड्रॉ करा है वो इन्वेस्ट करेंगे वहां पे। हाँ, तो मतलब ये हो गया कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए कि भाई कुछ फिक्स रिटर्न भी होना चाहिए और कुछ लगा रहना एग्जैक्टली चाहिए स्टॉक मार्केट में, इसलिए वो कुछ पैसा निकाल रहे हैं, तो इसलिए भी ड्रॉप आ रहा है। तो मतलब कि इसलिए तो आपके ये मार्केट में ड्रॉप आ रहा है। अपने वहां भी जो ये सेलिंग करी है ना उन्होंने, जो प्रॉफिट बुकिंग करी है कि चलो यहाँ से पैसा निकाल लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि हाँ, ये पैसा अगर हम इतना ही पैसा इतने इंटरेस्ट रेट पर अगर यूएस मार्केट में लगा देंगे, ट्रेजरी के बॉन्ड्स खरीद लेंगे, तो ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है कंपेयर टू जो उनको शायद इंडियन मार्केट से मिलता है। तो कुल तो मिला वो चीज के ज्यादा अट्रैक्टिव हाँ, होगी। तो तो कुल मिला के अगर और भी मैं बहुत सारी हाँ, चीजें हैं। हाँ, तो अगर और मैं भी कुल चीजें मिला हैं के ये तो। अगर इसको थोड़ा समराइज करूं, तो एक तो ये रीजन हम्म। हो गया कि भाई पहले की एफआईआईज जो लगाए हुए थे पैसा पिछले 1 1.5 साल से, उनके टारगेट्स अचीव हो गए होंगे, तो एक तो वो रीजन हो गया, वो निकाल रहे हैं। दूसरा ये हो गया कि भाई जो अपना मार्केट है वो थोड़ा सेंटिमेंटल है, तो बाहर के जो मार्केट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं उससे ज़्यादा सेंटीमेंट बिगड़ते हैं अपने मार्केट की। तो एक वो भी रीज़न है कि थोड़े ड्रॉप्स हम देख रहे हैं, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी जो हो रही है अभी। और एक रीज़न आप जैसे ये बता रहे हो कि एफआईआईज एक बॉन्ड्स वगैरह की जो टेपरिंग हुई है उसमें उनके रिटर्न्स वगैरह बढ़ गए हैं बॉन्ड्स के, तो
वो एक रीजन है कि वो फिक्स्ड इनकम के लिए, फिक्स्ड रिटर्न्स के लिए बॉन्ड्स वगैरह में अब इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा यहाँ से निकाल के, वो भी एक रीजन हो गया। तो ये थोड़े मेजर रीजन लग रहे हैं कि इस समय थोड़ा हमें जो ये एक दिख रहा है और ऊपर नीचे। इस समय जो है ये तो, क्योंकि एक नया वेरिएंट जो है इस समय मार्केट में आ रहा है, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। तो जब अगर आप थोड़ा सा याद करो तो जब सेकेंड वेव स्टार्ट होने वाली थी, जब डेल्टा वेरिएंट फैल रहा था, तो उस समय भी अनिश्चितता का माहौल बन गया था, अनसर्टेनिटी आ गई थी। तो वो अनसर्टेनिटी जो होती है वो मार्केट में ट्रांसलेट ऐसे ही होती है कि वॉलेटिलिटी बढ़ती है उससे। तो मतलब तो अगर लास्ट पॉइंट देखा जाए तो एक ये भी है कि एक नया एक ये वेरिएंट आ भी गया रीजन है, है, तो उससे थोड़ी अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ गई है। उससे अनसर्टेनिटी बन रही है। तो और मतलब कि फिर ऐसे में एक हमें, मैं मतलब ये पूछ रहा था कि फिर हमें जैसे एज ए न्यू इन्वेस्टर, हम भी कोई पुराने इन्वेस्टर नहीं है, एज ए न्यू इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में? मतलब कि बेच ऐसे देना में चाहिए, हमें वेट करना चाहिए मार्केट फिर से उठेगा, हमें देखना चाहिए कि भाई सब कुछ सही है, या फिर ऐसे में हमें क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए बेसिक? ऐसे में एक एक बड़ा पॉइंट जो है, जो जो हमने चार पांच चीजें डिस्कस करी, चार पांच पॉइंट्स बनाए, उसमें हमने एक चीज मिस कर दी कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, क्योंकि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्रूड ऑयल के प्राइस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है आज भी। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल के प्राइस की जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है पिछले कुछ एक दो साल से, इवन मतलब जब कोविड नहीं भी था उसके पहले भी से भी थोड़ी सी ऊंच नीच हो रही थी। मतलब वो और डिस्प्यूट्स ये जो जो चल रहे हैं वहाँ पे मिडिल ईस्ट में। डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, हम्म, दो escalate। बड़ी कंट्रीज पर, जो जो सबसे बड़े दो ऑयल, सबसे बड़े तो नहीं शायद, लेकिन टॉप 3-4 में तो आते ही होंगे, रशिया और ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं कि इनसे कोई तेल मत खरीदो। यूएस ने सैंक्शन लगा रखा है, जिसकी वजह से हमने भी ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो अब हो क्या रहा है कि जो ये ईरान और रशिया जो थे, ये बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। नंबर मतलब टॉप 5 में तो आते ही होंगे आराम से, मुझे फिगर्स नहीं पता है, लेकिन टॉप 5 में एक्सपोर्टर्स में तो ये आते ही होंगे कि दुनिया में तेल एक्सपोर्ट करने वाली जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उसमें आराम से ये दोनों कंट्रीज आती होंगी। इन दोनों पर आपने सैंक्शन लगा दिया कि भाई इनसे कोई मत खरीदो। ठीक है, तो वो जो डिमांड थी अब वो बाकी के ऑयल सप्लायर्स को पूरी करनी पड़ेगी। तो कोविड के पहले भी उन जो ये गल्फ कंट्रीज है उनका थोड़ा सा वो गणित बिठाने की कोशिश कर रहे थे कि कितना बनाना चाहिए, कितना तेल रोज कितने बैरल निकालना चाहिए ताकि इसका प्राइस इतना बन सके। एक तरीके से वो उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं ना, इसीलिए तो उन्होंने वो ग्रुप बनाया अपना कि भाई देखो, अगर हम लोग सब लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि इतने पर ही बेचेंगे, मतलब हम सब चलो जुड़ जाते हैं, ठीक, हम सब लोग एक सहमति तो बना लेते मतलब हैं। कि ऊपर ऊपर से अगर समझा जाए तो एक ये भी रीजन है कि यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है ऑयल प्राइसेस को लेके, क्रूड ऑयल प्राइसेस को हाँ, लेके, तो जिसकी वजह से वो भी एक प्राइस झगड़ा चल स्टेबल रहा नहीं है। हो पा रहा है, ठीक है, अब वो प्राइस थोड़ा स्टेबल नहीं हो पा रहा है। शॉर्ट रखेंगे यार, क्योंकि अपना हाँ, मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो एक जाएगा। दो सेंटेंस में खत्म करता हूँ। बात यह है कि हम्म, एक तो प्राइस स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ये पहले ही से चल रहा था, इसके बीच में कोविड हो गया। हम्म, तो ये जो एक कहावत होती है ना, कोड़ में खाज हो गया, पहले ही से बहुत अच्छा वो नहीं चल रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, उसके ऊपर से ये प्रॉब्लम आ गई। तो उस इस चीज ने उसको और 10 टाइम्स बड़ा बड़ा कर कर दिया दिया। कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से भी, और उसका ऑयल का हमारे वहाँ क्या इन्फ्लुएंस है इस पर अगर हम बात करने बैठेंगे तो, हाँ कि चलो तेल से अलग से हमारी उसके, कितनी इकोनॉमिक, नहीं उस पे अलग से डिस्कस किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि उस पर जो किसी हमने दिन ये अलग से पॉइंट चर्चा करेंगे। हैं, तो ये जो अलग अलग तो हमने पॉइंट्स डिस्कस अब किए हैं, तो मैं इसको एक बार हाँ। समराइज करता हूँ पहले। तो पहले तो हम्म। तुमने बताया कि एक रीज़न ये है कि एफआईआईज जो हैं, तो वो उनका मेन ये रहता है कि भाई बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो टारगेट अचीव हो जाएगा तो पैसे निकाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे निकालेंगे। 1-1.5 साल से वो इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके टारगेट्स अचीव हो रहे होंगे, तो इसलिए भी वो काफ़ी अपनी बिकवाली करके और निकाल रहे हैं पैसे, राइट? एक ये रीज़न हो गया। करेक्ट। दूसरा, तुमने बताया कि अपना जो मार्केट है वो काफ़ी सेंटिमेंटल है, तो अगर सेंटिमेंट्स हम्म। कैसे हैं बाहर के मार्केट्स पे, या फिर जो कुछ न्यूज़ वगैरह जो है न्यूज़ फ्लो हो रही है, तो उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। तो अभी जैसे बाहर के मार्केट्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख रही है, तो उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। हाँ। तो एक वो रीज़न है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी अपने यहाँ है।
तो एक बताया कि एक और रीजन जो तुमने बताया था वो ये कि एफआईआईज जो हैं वो अपने यहाँ से पैसा निकाल के यूएस बॉन्ड्स में लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टेपरिंग वगैरह हो रही है, रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। तो वहां से यहाँ से निकाल के वो थोड़ा फिक्स इनकम में उधर इन्वेस्ट करेंगे। डाइवर्सिफाई करने के लिए वहाँ पे डालेंगे। एक वो हो गया। दूसरा ये लास्ट पॉइंट ये हो गया कि ऑयल प्राइसेस को लेके डिस्प्यूट चल रहा है गल्फ कंट्रीज में। एक ये रीजन हो गया कि उसकी वजह से भी थोड़ा वॉलेटिलिटी है अपने मार्केट में, क्योंकि वो उनमें एक डिसीजन नहीं बैठ पा रहा है कि अभी क्या होना चाहिए ऑयल प्राइसेस रशिया या फिर गल्फ कंट्रीज के बीच में। वो रीजन है। और ठीक फिर है, इतने सारे इन रीजन सबके हो साथ में फिर इन सबके साथ फिर एक जो ओमिक्रॉन वेरिएंट इस समय गए। आया हुआ है हाँ, वो वो तो है ही, मोस्ट वो फैक्टर तो इम्पोर्टेंट है ही। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर की अभी अनसर्टेनिटी उसकी वजह से भी काफी बढ़ गई है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है और मार्केट में थोड़ी तो अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो हम ये सब पॉइंट समझ गए कि इसकी वजह से वॉलेटिलिटी है और ये इश्यूज चल रहे हैं। तो अब हमें एज अ न्यू इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, मतलब हम क्या करें कि जिससे हम ऐसे मार्केट में सस्टेन कर सकें, हम पैसे भी अगर बना सकें। अब देखो, ऐसा तो देखिए मैं नहीं कह सकता कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि ऐसा ही कर लेना चाहिए, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा, अगर मैं इस समय स्टार्ट कर रहा होता, ऐसे समय में मैं अगर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहा होता और स्टॉक मार्केट की ओर देख रहा होता कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, मतलब एफडी नहीं करानी है, जो भी कैपिटल है मेरे पास उसकी एफडी नहीं कराऊंगा, या गोल्ड नहीं खरीदूंगा, मुझे स्टॉक मार्केट में इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करता, इस समय जो भी हमारी थोड़ी बहुत समझ है, जो पिछले कुछ समय दो में जो साल हमें की 3 साल की। समझदारी आई है, हम्म, हाँ, उसके दम पे मैं ये समझूंगा कि हाँ, शुरुआत से ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा सारे पैसे एक जगह नहीं लगाने हैं। जो हम्म, ये सारी बातें जो अब हम बोल रहे हैं ये कॉमन विजडम है कि ऐसा मत करो कि क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि सेंटीमेंट ड्रिवन मार्केट है, तो आपको डेली ही, जब भी आप अखबार पढ़ोगे या जब भी आप किसी न्यूज चैनल, बिजनेस न्यूज चैनल पे जाओगे या किसी यूट्यूब चैनल पे जाओगे, जो इस तरीके की न्यूज वगैरह काफी लोग कवर करते हैं आजकल, तो उनको सुन के आपको डेली ये लगेगा कि अरे यार ये खरीदना चाहिए ना, ये स्टॉक खरीदना चाहिए, यहाँ इन्वेस्ट करना ये सस्ता मिल रहा है तो। चाहिए, दुनिया इसका आईपीओ आ रहा है, वाह इस पे, इसको पकड़ना चाहिए, यहाँ यहाँ से बनेगा 2%, 100% रिटर्न यहाँ से निकलेगा, दुगना हो जाएगा पैसा। तो इस तरीके के डेली डेली आपको इन्फ्लुएंसेस होते रहेंगे और हम्म, डेली आपको एक फियर होगा कि मैं मिस आउट तो नहीं कर रहा हूँ, जिसको फोमो बोलते हैं। तो ऐसी हालत में जो थोड़ी बहुत समझदारी हमें आई है उससे तो मैं तो ये करता कि हाँ, कि आधा पैसा आप लगाइए सीधे सीधे म्यूचुअल फंड्स में, चलो, चाहे उसमें आप लमसम कर दो या एसआईपी करना स्टार्ट कर दो, लेकिन जो अभी लेटेस्ट कैटेगराइजेशन जो है इस समय फंड्स का, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो, बहुत कठिन नहीं है समझना। एक आप लीजिए, एक वो मैंने हम लेता फ्लेक्सी कैप, हाँ, नहीं, मैं कह रहा ठीक हूँ है, कि ये हम अलग ये से डिस्कस करते हैं ये कि तो हम कैसे डाइवर्सिफाई करना ठीक है। है, ठीक तो ठीक है, बेसिकली तो आप ये कह रहे हो कि हमें डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे अपने हिसाब से शुरुआत से ध्यान रखना है। एसआईपी करते रहो ऐसे टाइम में, म्यूचुअल फंड में उसे नहीं रोकना हाँ है। ठीक है, और मैं तो एक नए इन्वेस्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो इस समय स्टार्ट कर रहा है या जिसने रिसेंटली स्टार्ट करा है और उन लोग को डर लग रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, रोज ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं उनको लोग ये बताना चाहूंगा कि ऐसा मत सोचिए कि आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो ऐसा होने लगा। इसके पहले तक सब बिल्कुल सब आराम से चल रहा था, कभी वॉलेटिलिटी नहीं होती थी, कभी मार्केट नहीं गिरता था। तो मैं ये बोलना चाहूंगा ऐसा नहीं है, ये चीजें हमारे मार्केट में होती ही रहती है। हम्म, अगेन वही चीज है ना, क्योंकि सेंटिमेंट ड्रिवन, न्यूज ड्रिवन मार्केट है कि कहीं से कोई न्यूज आ गई, अरे ऐसा होने वाला है, अच्छा अच्छा फलाने बिजनेस हाउस ने एक जमीन खरीदी है, तो ये उसकी एक न्यूज बन गई कि अब ये इन्होंने जमीन खरीदी, इसका मतलब ये फैक्ट्री लगाने वाले, अरे आपको कैसे पता। लेकिन उस चीज को जो है ना सेंसेशनलाइज करके और न्यूज बनाकर उसकी कि अरे भाई हम्म। आपको नहीं पता अंदर की खबर है, एक तो ये बड़ी खतरनाक चीज होती है अंदर की खबर, तो मतलब ये कुल अंदर मिला की के खबर है ये मतलब ये कह रहे हो कि हमें सेंटिमेंट ड्रिवन नहीं होना है हमको। सेंटिमेंट ड्रिवन नहीं होना हाँ, चाहिए। हाँ, और कुल मिला अपने के आप को एक नॉर्मल अपना जो आप रूटीन है उसके हिसाब एक से एसआईपी में एक करना। हम्म, एक बैलेंस बना सकते हो कि आप ऐसे कर सकते हो। देखो मैं तो यही करता कि आधा पैसा मैं लगाता, आधी कैपिटल जाती म्यूचुअल फंड्स में, एंड
जो फंड मैनेजर्स हैं वो समझेंगे, जो एक्सपीरियंस है, जिनको 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग उनके सुपुर्द कर दो कि भाई आप लोग, वो लोग समझेंगे कि कहाँ लगाना चाहिए इसमें और इससे अच्छे कैसे रिटर्न्स कैसे निकाले जाए। तो अब मुझे आधे कैपिटल की 50% कैपिटल की टेंशन मेरे दिमाग से चली गई। अब बचा जो बाकी बच गया उसको, अब आप कह रहे हो नहीं खरीदना ही, मैंने शेयर मैंने खरीदने हैं, क्योंकि मतलब कई ये लोग ये भी मिस हो जाएगा, नहीं ये ऐसा मिस हाँ हो जाएगा कॉमन मेरा। विजडम हो गई ना, सब लोग बोलेंगे ना कि गिरा हुआ है यार, इस समय तो खरीदने का सबसे अच्छा टाइम है, क्यों नहीं खरीद रहे हो। ऐसे उसमें आप क्या कर सकते हो, मैं तो ये करता कि भाई कि जो, क्योंकि मैं थोड़ा पहले तो अपने आप को समझना भी जरूरी है कि आखिर आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ। एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर तो मैं यही चाहूंगा कि हो सकता है मैक्सिमम रिटर्न्स ना जनरेट हो, लेकिन कैपिटल सेफ होनी चाहिए। जो पैसा मैं इनिशियली इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो गायब ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा मैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो कॉमन कंपनीज, रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, जो हमारे इकोनॉमी की स्ट्रेंथ भी है, जो बड़े बड़े जो हमारे इंडेक्सेस हैं, BSE 30 है और निफ्टी 50 है, ये जो इस तरीके के जो कंपनीज है इनमें इन्वेस्ट करो। आपको ठीक है, अच्छा तो ये मतलब हाँ तो ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है हाँ तो और कुल मिला के अगर सेफली। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं बेसिकली, तो ये कह रहे हो कि ऐसे माहौल में हमें डरना बिल्कुल नहीं है। डर डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि जो FIIs वगैरह बिकवाली कर रहे हैं उनके अपने रीजंस हैं, उनका अपने मार्केट में उन्हें लगाना है या फिर जो बॉन्ड्स और वगैरह हैं उनमें लगाना है। बट और हमारे लिए यही मेन खासकर मार्केट है, तो इसलिए खासकर कंक्लूड। एक हाँ हाँ बोलिए। खासकर ये बात भी है, ये FIIs जो पैसा निकाल रहे हैं ये दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। हाँ मतलब कि वो वो हमें तो छोड़ टाइम के के नहीं साथ, जा रहे हैं कि वो तो टाइम के साथ फिर से हाँ। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो फिर से इन्वेस्ट करेंगे। तो जो नए लोग हैं उनको मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर कोई नया वो देख रहा है तो कि हम्म, ये होता रहता है, हम्म, ये नॉर्मल है। हम्म, ऐसा ठीक है। ना समझो कि अरे ये क्या हो गया, FIIs तो बेच के चले गए, वो तो इतनी मार्केट रिसर्च करते हैं और वो लोग छोड़ के जा रहे हैं इंडियन मार्केट में, उनका कॉन्फिडेंस नहीं गायब हुआ है, उनको पता है कि यहाँ ऐसे ही कमाया जाता है, तो मतलब मैं कंक्लूड इसलिए करता वो हूँ जा यार, रहे हैं, वो क्योंकि पलट के वापस भी आएंगे। क्योंकि अब लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं कंक्लूड चलो करता हूँ ठीक है। इसको। तो मतलब कंक्लूजन में यही कहेंगे कि भाई FIIs जो है उनसे डरना नहीं है, अभी वो बिकवाली कर रहे हैं, वो फिर से आ जाएंगे खरीदने के लिए। क्योंकि अभी देखा जाए तो FIIs अगर जितनी बिकवाली कर रहे हैं उतने DIIs खरीदारी भी कर रहे हैं, राइट। हाँ तो और दूसरा हमें एक थोड़ा अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में थोड़ा म्यूचुअल फंड में अपनी SIP कर लो या थोड़ा लमसम लगा लो, जो भी अच्छा लगता है। और दूसरा करेक्ट। अपना अगर आपको ज़्यादा ही है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो ऐसे थोड़े स्टॉक्स जो कि मतलब स्टेबल हैं, अगर नीचे भी जाएंगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, जैसे TCS, रिलायंस, ऐसी कंपनी है कि जो बंद नहीं होंगी कभी भी। करेक्ट। ये तो ऐसा नहीं है कि भाई डूब जाएंगी, हाँ बंद हो जाएंगी। तो ऐसी कंपनी में थोड़ा लगा लो कि जिससे कि आपका पैसा भी सेफ रहे और थोड़ा एक स्टेबल रिटर्न्स भी आ सकें ऐसे में। ठीक। करेक्ट। ठीक है, तो इसी पे अभी कंक्लूड करते हैं आज के लिए। थैंक्स चंदन फॉर अच्छा जी। योर एडवाइसेस। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स फॉर हैविंग मी। या थैंक यू। बाय। चलो।